अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स और जो सेकेंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स उनके जो कंपाउंड्स है उनकी सॉलिबिलिटी का ट्रेंड पढ़ेंगे। मींस उनके कंपाउंड्स की जो सॉलिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अगर इंक्रीज होती है तो क्यों इंक्रीज होती है, अगर डिक्रीज होती है तो क्यों डिक्रीज होती है। यह भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी का ट्रेंड पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड, नाइट्रेट्स कंपाउंड फर्स्ट ए ग्रुप के। तो फर्स्ट ए ग्रुप के कौन से कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी का ट्रेंड पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड फर्स्ट ग्रुप वाले, और जो सल्फेट्स कंपाउंड्स होते हैं जिनमें SO4 ग्रुप होता है, और जो नाइट्रेट्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी का ट्रेंड पढ़ेंगे। और सेकेंड ग्रुप के कौन से कंपाउंड का ट्रेंड पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है, मैं आपको बताऊं सिंपली, ये जो हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड होते हैं ना फर्स्ट ग्रुप के, और सल्फेट्स कंपाउंड फर्स्ट ग्रुप के, और ये नाइट्रेट्स कंपाउंड फर्स्ट ग्रुप के, इनकी सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। सिंपली टॉप टू बॉटम इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, ये ज़हन में रख लो। ठीक है, तो टॉप टू अगर बॉटम जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड चाहे सल्फेट चाहे नाइट्रेट से इनकी सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। मींस लिथियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा, सीजियम हाइड्रोक्साइड उससे भी ज़्यादा सॉल्युबल है। मींस सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट सॉल्युबल होता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल होता है। अगर आपसे पूछे ऑर्डर तो आप ऑर्डर को भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी भी बिल्कुल हाइड्रोक्साइड की तरह टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो लिथियम सल्फेट कम सॉल्युबल होता है, लेकिन सीजियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल होता है। इसी तरह लिथियम नाइट्रेट भी कम सॉल्युबल होता है और सीजियम नाइट्रेट इज मोर सॉल्युबल। तो चाहे नाइट्रेट्स कंपाउंड हो, चाहे सल्फेट्स कंपाउंड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड हो, अल्कली मेटल्स के, उनकी सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि अब मुझे आप बताएं, हाइड्रोक्साइड हो चाहे सल्फेट हो चाहे नाइट्रेट्स हो, आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर कंपाउंड्स में कौन सी चार्ज होती है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सोडियम पे भी सिंगल पॉजिटिव है, इन पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव OH, ये पॉजिटिव OH, नेगेटिव पॉजिटिव OH। एक बात बताए, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपसे पूछे मिसाल के तौर पर सीजियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है, और अगर आपसे पूछे लिथियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल, वजह ये है इसकी कि सीजियम, जो सीजियम केटाइन है ना, सीजियम की साइज बड़ी होती है। और याद रखो, जितना केटाइन बड़ी साइज का होता है, अगर सीजियम बड़ा है या लिथियम बड़ा है, आप कहेंगे सर सीजियम की साइज बड़ी है और लिथियम की साइज छोटी है। तो आपको पता होगा कि जितनी छोटी साइज वाला केटाइन होता है, छोटी साइज वाला केटाइन OH नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या बड़ी साइज वाला? आप कहेंगे सर छोटी साइज वाला जो केटाइन होता है ना, वो नेगेटिव आयन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम के केटाइन की OH के साथ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है और सीजियम आयन की OH के साथ जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो हमने कहा कि अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल इनको अलग करेंगे और पानी के मॉलिक्यूल इनको भी अलग करेंगे। मुझे आप बताओ कि लिथियम और OH के दरमियान में जो आयोनिक अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा लगेगी या कम? आप कहेंगे ज्यादा, क्योंकि लिथियम की साइज बहुत छोटी है तो इसकी OH के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए लिथियम और OH को अलग करने के लिए जो आप एनर्जी देंगे, जिसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं ऐसी एनर्जी जो आयंस को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, आयंस को अलग करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है एनर्जी, हम उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, लिथियम और OH को अलग करने की जो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी या सीजियम और OH को अलग करने के लिए? तो आप कहेंगे लिथियम और OH की अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनको अलग करने के लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और इनको अलग करने के लैटिस एनर्जी बहुत कम। तो हम कह सकते हैं, और लैटिस एनर्जी साइज बढ़ने से, अगर केटाइन
लेफ्ट टू राइट, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो केटाइन की साइज बड़ी, हमने कहा केटाइन की साइज बड़ी होती जाएगी तो OH के साथ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। हमने कहा OH के साथ अगर अट्रैक्शन कम होती जाएगी फिर उनको अलग करने के लिए जो लैटिस एनर्जी वो भी कम होती जाए, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कम होती है। क्लियर हो गई बात। अब पानी के मॉलिक्यूल इनको भी अट्रैक्ट करेंगे, इनको भी अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट किसको करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है। अच्छा एक और बात, पानी के मॉलिक्यूल्स इनको जल्दी अलग कर देंगे या इनको, आप कहेंगे सर इनको जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी है ना सीजियम और OH में, इन आयन को अलग करने के वाली जो लैटिस एनर्जी वो बहुत कम है, इसीलिए पानी में जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड के जो पानी के मॉलिक्यूल है इनके OH और सीजियम को अलग कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा ये जो पानी के मॉलिक्यूल इनको अलग कर रहे हैं ना, इनको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि हाइड्रेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम वैसे क्या होती है, एक्चुअली जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे से केटाइन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इसको कम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो बस सिंपली कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमने कहा जो आयंस में अट्रैक्शन है उनको अलग करने की जो लैटिस एनर्जी है, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन हमने कहा कि पानी के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन भी कम होती है इनको अलग करने के लिए। लेकिन याद रखो मैंने लिखा है कि लैटिस एनर्जी, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लैटिस एनर्जी, आयंस को अलग करने वाली एनर्जी ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए सीजियम हाइड्रोक्साइड जल्दी पानी में सॉल्युबल होता है। मैंने कहा इनकी अगर आपसे पूछे कि इनके केस में हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमने कहा कि इनकी लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर वो आयंस इजीली अलग हो जाएंगे और जल्दी डिसोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और क्यों इनकी लैटिस एनर्जी अगर आपसे पूछे कम होती है तो आप कहेंगे केटाइन की साइज बड़ी होती जाए, जितनी केटाइन बड़ी साइज का होगा उतनी अट्रैक्शन कम रखेगा एनाइन के साथ, तो अट्रैक्शन अगर कम रखेगा एनाइन के साथ तो इसका मतलब है कि वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। उनको पानी के मॉलिक्यूल इजीली उनको क्या कर देंगे, मन को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल उनको सेपरेट करें ये हाइड्रेशन एनर्जी है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का असर, हाइड्रेशन एनर्जी मींस पानी के मॉलिक्यूल इन आयंस को जो अलग कर रहे हैं ये हाइड्रेशन एनर्जी है, और इन आयंस को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए लैटिस एनर्जी। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से OH और सीजियम अलग हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। हमने कहा टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी भी कम होती है, हाइड्रेशन भी कम होती है, लेकिन लैटिस एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। लैटिस एनर्जी मोर डिक्रीज देन हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज होती जाती है। तो इसलिए सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल। इनके केस में भी यही है, इनके केस में भी यही है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाए सेकेंड ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोक्साइड। जरा आप देखें हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है ना बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप की तरह है। तो हाइड्रोक्साइड हमने कहा सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल होता है और बेरियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल होता है। तो टॉप टू बॉटम इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इनका रीजन क्या है, वही कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लैटिस एनर्जी, इनके आयंस को अलग करने वाली एनर्जी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी उनके मुकाबले में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बेरियम और OH इनको अलग कर देते हैं और ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो याद रखो इन सब का रीजन क्या है, अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे टॉप टू बॉटम इनकी लैटिस एनर्जी कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल इनको अलग कर देते हैं और ये जल्दी डिसोल्व हो जाते हैं, ठीक है। जितनी लैटिस एनर्जी कम होगी उनको उतना जल्दी अलग कर देंगे, उतने वो आयन जल्दी, वो इतना कंपाउंड जल्दी डिसोल्व हो जाएगा सॉल्युबल। तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी से लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। अच्छा ये दो केस एक्सेप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन हमने कहा कि जो सल्फेट्स होते हैं ना, सल्फेट कंपाउंड और कार्बोनेट, सेकंड ग्रुप के सल्फेट्स और जो कार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इंक्रीज होती है। अगर हम इनकी बात करें सल्फेट और कार्बोनेट्स, जैसे बेरिलियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, ये पानी में डिसोल्व ही नहीं होता। बेरिलियम कार्बोनेट
थोड़ा बहुत सॉल्युबल है पानी में ज्यादा, लेकिन बेरियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है। तो अगर आप सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सल्फेट और कार्बोनेट टॉप टू बॉटम इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछा, लेकिन सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती है। लेकिन सेकंड ग्रुप के जो सल्फेट और जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये जिम्मे रखा। अगर आपसे पूछे कि कौन से कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी, कौन से कंपाउंड्स अल्कली मेटल के जिनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। लेकिन सल्फेट्स और जो कार्बोनेट कंपाउंड होते हैं ना सेकंड ग्रुप, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, याद रखो, वो कम होती है। तो बेरिलियम कार्बोनेट और बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है और बेरियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट लेस सॉल्युबल है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपने पढ़ा है कि सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर डबल चार्ज होती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे डबल चार्ज, और यहां जो सल्फेट आयन होता है ना इसके ऊपर भी डबल, ये डबल पॉजिटिव डबल माइनस, डबल पॉजिटिव डबल माइनस, डबल पॉजिटिव डबल माइनस, डबल पॉजिटिव डबल माइनस। अच्छा अब एक बात बताओ, तवज्जो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, अगर हम आपसे ये मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या है, ये बेरिलियम डबल पॉजिटिव चार्ज है, इस सल्फेट के साथ इसकी अट्रैक्शन है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये होगा कि सर बेरिलियम की अट्रैक्शन सल्फेट के साथ ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि बेरिलियम की साइज छोटी है तो बेरिलियम छोटा केटाइन है तो सल्फेट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है मैं मानता। हमने कहा कि इसकी मैग्नीशियम की क्या है, मैग्नीशियम की अट्रैक्शन सल्फेट के साथ कम है, साइज बड़ा है, तो कैल्शियम आपके सेंस में ये होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, इन आयंस की अट्रैक्शन तो है इसके पास, लेकिन एक बात याद रखना, अब यहां पर जो सल्फेट आयन है ना वो काफी बड़ा एनाइन, ये क्या है, ये बहुत बड़ा एनाइन है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सल्फेट आयन होता है, जैसे मैं यहां बताऊं, ये सल्फेट आयन, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, काफी बड़ा एनाइन होता है, और जो बेरिलियम होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे, तवज्जो करना, अब आप कहेंगे सर ये जो बेरिलियम है, इसकी साइज बहुत छोटी है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ अट्रैक्ट है, ये इसके साथ अट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा अब मुझे आप बताओ, तवज्जो करना, इसको पानी के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं यहां से, और वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा तवज्जो करना, बस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो एक्चुअली क्या होता है, अब आपको पता है कि ये बेरिलियम के ऊपर डबल पॉजिटिव, ये जो पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, यहां से जो एनर्जी निकलती है दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और इन आयंस को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहां पर मैं लिखा, इनको जो अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो अट्रैक्शन है दिस वन इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि देखो तवज्जो करना, हमने कहा कि इस बेरिलियम की इसके साथ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली होता ये है कि बेरिलियम की साइज छोटी है, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं डबल चार्ज की वजह से, क्या आते, डबल चार्ज की वजह से इनकी अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है इसके साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ बेरियम का केस लूँ, यहाँ पे देखें ये बेरिलियम है, यहाँ पे लिया बेरिलियम सल्फेट और बेरियम का केस, अगर आप बेरियम का केस देखोगे ये बेरियम है, मान लो ये बेरियम है, यहाँ पर ये बेरियम, और बेरियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्या है, ये डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसको भी पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बेरियम की अट्रैक्शन किसके साथ है, इसकी भी सल्फेट के साथ है, क्या है, सल्फेट के साथ होती है, ठीक है। तो सल्फेट के साथ होती है इसकी अट्रैक्शन। अच्छा अब तवज्जो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी टर्म समझा रहा हूं, अगर ये समझ में आ गई कहानी तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेरियम सल्फेट, आप बोलेंगे हालांकि बेरियम, देखो आपके माइंड में ये बात होगी कि बेरियम की साइज बड़ी है तो इसकी सल्फेट के साथ अट्रैक्शन कम होगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, तो ये जल्दी सॉल्युबल होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है।
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये अट्रैक्शन है इसकी और यहां पर ये अट्रैक्शन है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, देखें ये बेरिलियम है। अब ये बेरिलियम बताएंगे आप, ये बेरिलियम है ना, अब मुझे बताएंगे ये बेरिलियम क्या करेगा कि बेरिलियम की वाटर इसके साथ अट्रैक्शन है, बेरिलियम के साथ वाटर के मॉलिक्यूल, और यहां सल्फेट के साथ अट्रैक्शन है। बेरिलियम की साइज छोटी है, इसके ऊपर डबल चार्ज है, तो बेरिलियम इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इसके साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बेरियम भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक्चुअली मसला ये होता है, सबसे मैं आपको बताऊं ये मसला होता है, इशू ये होता है कि यहां पर जो लैटिस एनर्जी होती है ना टॉप टू बॉटम, यहां पर लैटिस एनर्जी कम डिक्रीज होती है देन हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी यहां पे क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी ये जो कम हो रही है, यहां पे लैटिस एनर्जी क्या होती है, यहां पे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले में क्या कम होती है। ठीक है, मैंने कहा वहां पे ज्यादा डिक्रीज होती है, यहां पे कम होती है। मींस यहां जो लैटिस एनर्जी है, वो लैटिस एनर्जी मींस आयन को अलग करने वाली जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो बहुत क्या होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है, लेस डिक्रीज होती है, मतलब कि बहुत कम डिक्रीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेरिलियम सल्फेट से अगर बेरियम सल्फेट की तरफ जाएंगे तो इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। वो क्यों कम होती है लैटिस एनर्जी थोड़ी सी कम, एक्चुअली वो इसलिए तवज्जो करें कि अब यहां सल्फेट जो एनाइन होता है ना वो बड़ी साइज में होता है, तो एनाइन बड़ी साइज की वजह से, और इस बेरियम के ऊपर जो चार्ज होती है वो क्या होती है, इस बेरियम के ऊपर चार्ज हाई पॉजिटिव होती है, तो हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से एनाइन काफी बड़ा है, एनाइन बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव की वो क्या है, मैंने कहा ये एनाइन बहुत बड़ा है और इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो डबल पॉजिटिव चार्ज और आगे जो एनाइन है वो काफी बड़ा है, तो इस काफी एनाइन बड़ा होने की वजह से इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि ये जो एनाइन होता है काफी बड़ा होने की वजह, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो एनाइन की जो अट्रैक्शन है वो इस बेरियम के साथ पोलराइजेशन हो जाएगी, तो ये अपने सल्फेट क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा ट्रांसफर करेगा, पोलराइजेशन होगी, तो ये क्या करेगा, सल्फेट काफी बड़ा एनाइन है, ये अपने नेगेटिव चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा, बेरियम को ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो हमने कहा कि यहां पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, तो लैटिस एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कि कम होगी लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन और भी मतलब कि ये ज्यादा एनाइन की साइज बड़ी होने की वजह से ये अपनी नेगेटिव चार्जेस को डोनेट करता है, डबल पॉजिटिव के इसको डोनेट करके इसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है। लेकिन अब जो वाटर के मॉलिक्यूल इस बेरियम को अट्रैक्ट करेंगे ये कम करेंगे, ये क्या है, क्योंकि बेरियम की साइज बड़ी है, और आपको पता है पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े केटाइन को कम अट्रैक्ट करते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स, मुझे एक बात बताओ, एक बात बस सिंपली, एक्चुअली क्या है ना, अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयन में जो अट्रैक्शन होती है ना वो ऑलमोस्ट क्या होती है, तकरीबन सेम रहती है, इतना फर्क नहीं होता, मैंने कहा लेस डिक्रीज होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे बेरिलियम की सल्फेट के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, साइज में छोटा है, ठीक है, और इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमने कहा टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेरियम के ऊपर डबल चार्ज है, आपके सेंस में ये होगा कि बेरियम की साइज बड़ी है तो सल्फेट के साथ अट्रैक्शन कम होगी तो ये जल्दी अलग हो जाएगा, नहीं, एक्चुअली क्या है, सल्फेट बड़ी आयन, सल्फेट का जो आयन है ना वो लार्ज है, और लार्ज साइज होने की वजह से तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज होती है तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपने बेरियम को ट्रांसफर करता है, वो नेगेटिव चार्ज अपनी पोलराइज करेगा, तो एनाइन की नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, तो इसकी नेगेटिव चार्ज वापस पोलराइज हो जाती है इसके साथ, इस पोलराइजेशन की वजह से बेरियम और सल्फेट में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जब बेरियम और सल्फेट में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर इनको अलग करने के लिए लैटिस एनर्जी और ज्यादा लगेगी, तो समझ आ रही बात, तो मतलब कहने का ये कि अगर आप बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाएंगे तो लैटिस एनर्जी में इतना ज्यादा चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि एनाइन बड़ा होता है वो उसको अपने साथ ही अट्रैक्ट रखता है, ठीक है, तो अट्रैक्शन रखेगा। और आपको पता है कि लेकिन बेरियम की जो साइज है वो बड़ी है, लेकिन इनमें अट्रैक्शन में चेंजिंग थोड़ी सी आएगी, इसका मतलब है बेरियम और सल्फेट में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन हमने कहा कि पानी के मॉलिक्यूल की बेरियम के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन हमने कहा हाइड्रेशन, यहां पे जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी मींस पानी के मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है वो क्या होगी, वो इसके मुकाबले में
कम होगी, जिससे कम होगी तो पानी के मॉलिक्यूल बेरियम और सल्फेट को अलग नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो बेरियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल नहीं बल्कि इनसॉल्युबल होगा। तो क्लियर बात हो गई। तो अगर आप सल्फेट्स और कार्बोनेट दोनों के केस में ये होता है, अगर आपसे पूछे कि बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल होता है और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, आप कहेंगे इसलिए कि बेरियम सल्फेट में जो सल्फेट होता है उसकी आयन की अट्रैक्शन वो पोलराइज करके अपने केटाइन बेरियम को क्या करता है, अपने साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट रखता है। मींस इसकी लेटिस एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अगर ज्यादा लेटिस एनर्जी कम हो जाती है इसकी OH की वजह, यहां पे लेटिस एनर्जी क्यों ज्यादा कम हो रही है, इसलिए कि यहां पे जो एनाइन होता है OH वो बहुत छोटा होता है, वो छोटा एनाइन अपने सीजियम पॉजिटिव को ज्यादा, एक तो एनाइन छोटा है, दूसरा अगला सिंगल पॉजिटिव है, तो इसलिए वो एनाइन कभी भी सिंगल पॉजिटिव वाले को ज्यादा पोलराइज नहीं करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये जल्दी ब्रेक हो जाते और सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहां के केस में लेटिस एनर्जी बहुत कम हो जाती है, लेकिन इस केस में लेटिस एनर्जी कम नहीं होती। क्यों थोड़ी सी कम होती है? क्योंकि सल्फेट एनाइन बड़ा होता है, वो अपनी नेगेटिव चार्ज पोलराइज करता है, डोनेट करता है बेरियम को। इससे क्या होता है, बेरियम और सल्फेट में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। आप बोलेंगे सर अट्रैक्शन ज्यादा, लेकिन मैंने कहा अट्रैक्शन तो ज्यादा हो गए, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन होगी बेरियम पे, क्योंकि बेरियम बड़ी साइज का है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी तो कम हो गई ना। लेटिस एनर्जी में थोड़ी सी चेंजिंग आई, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी इन सल्फेट और बेरियम को अलग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि यहां पर सल्फेट इसके साथ अट्रैक्शन करेगा, बिल्कुल यहां पे लेटिस एनर्जी हाई है, लेकिन बेरिलियम की जो साइज है वो बहुत छोटी है, और छोटी साइज को वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी भी तो ज्यादा, क्योंकि ये छोटा केटाइन है, जो छोटे केटाइन को पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करके इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से इनकी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और बड़ी साइज की वजह से पानी के मॉलिक्यूल की इनके साथ अट्रैक्शन कम, तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है, लेकिन लेटिस एनर्जी थोड़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि पानी के मॉलिक्यूल हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो इनमें लेटिस एनर्जी मेंटेन ही रहती है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इनको अलग नहीं, क्योंकि ये एनाइन जो होते हैं ना, ये सल्फेट और कार्बोनेट एनाइन बड़े होते हैं, ये इनको पोलराइज करते हैं, पोलराइज की वजह से इनकी लेटिस एनर्जी में थोड़ी चेंजिंग आती है। लेकिन केटाइन की साइज बड़ी हो जाती है, लेकिन केटाइन की बड़ी साइज की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन है, हाइड्रेशन, वो बहुत कम होती है। तो कितनी कम होती है कि इनको सेपरेट नहीं कर पाते। तो मैंने यही लिखा है कि अगर आपसे पूछे सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह क्या है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनकी जो हाइड्रेशन लेटिस एनर्जी क्या है, जो उनकी लेटिस एनर्जी है वो कम डिक्रीज होती है, लेटिस एनर्जी इनकी कम डिक्रीज होती है, देन हाइड्रेशन एनर्जी से कम डिक्रीज, मींस हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है केटाइन की साइज बढ़ने की वजह से, लेकिन उनमें जो लेटिस एनर्जी है, आयन में जो अट्रैक्शन है वो तकरीबन थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से वो बड़ा नेगेटिव चार्ज है ना, तो डबल चार्ज वाले की वजह केटाइन को अपनी नेगेटिव चार्ज डोनेट करके उसके साथ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से वो अलग नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैंने लिखा है टॉप टू बॉटम, तो लेटिस एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत अगर कम हो जाएगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर आयंस अलग नहीं होंगे, तो फिर सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो वजह इसकी पूछे क्यों, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एनाइन, क्योंकि साइज जो होते हैं ना वो एनाइन होते हैं, सल्फेट और कार्बोनेट, इनकी साइज बड़ी होती है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होती है, और हाई चार्ज केटाइन, और जो केटाइन है वो हाई चार्ज वाले डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो एनाइन क्या करते हैं, भले अगर केटाइन की साइज बढ़ भी रही है लेकिन एनाइन भी बड़ा है और केटाइन की डबल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये एनाइन अपनी नेगेटिव चार्ज इनको पोलराइज करके इनके साथ अट्रैक्शन मेंटेन नहीं रखते। आप बोलेंगे अट्रैक्शन तो मेंटेन है, अट्रैक्शन मेंटेन है, लेकिन केटाइन की साइज बढ़ने की वजह से उसकी अट्रैक्शन सल्फेट के साथ ही रहेगी, लेकिन उसकी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कम हो गई बिग साइज की वजह से, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन लेटिस एनर्जी मेंटेन है, जिसकी वजह से इनको अलग वाटर के मॉलिक्यूल नहीं कर पाते, और इस वजह से बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है और बेरियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी इसलिए कम होती है और इनकी इसलिए ज्यादा होती है। या इनकी ज्यादा क्यों है, अगर आपसे पूछे इनकी सॉल्युबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि इनकी साइज कम है, तो आप बोलेंगे साइज कम होने की वजह से इनकी सल्फेट के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन इनकी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी तो अट्रैक्शन ज्यादा है ना, वाटर के मॉलिक्यूल स्मॉल केटाइन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इसको, ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बेरिलियम की, जिसकी वजह से सल्फेट और बेरिलियम को अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बेरिलियम बहुत बड़ी साइज का होता है, तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ इसकी अट्रैक्शन कम है, लेकिन
उस सल्फेट के साथ पोलराइजेशन की वजह से इसके साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बेरियम और सल्फेट अलग नहीं होते पानी में, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम और दे आर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये उसका रीजन है। ये दो एक्सेप्शनल केस है। तो सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। बाकी जो है हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है। ठीक है, वहां पर क्योंकि OH जो होता है वो छोटा एनाइन होता है और छोटा एनाइन अपने केटाइन को ज्यादा अटैक नहीं रखेगा, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थे सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ना हम थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, इनके कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कि कौन से कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल और कम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।